हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी है क्या, अकाउंटेंसी का डेफिनेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और अकाउंट्स क्या केवल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है केवल वही होता है, या हम लोग घरों में भी अकाउंट्स करते हैं, या छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो लोग भी अकाउंट्स करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग शुरू करें, मैं आप सभी लोगों को, क्योंकि ये आप लोगों की जर्नी कॉमर्स कैरियर की शुरुआत है और आप सभी को मैं विश करना चाहूंगा वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का कैरियर बहुत ही अच्छा हो, आप बुलंदियों को छुएं कॉमर्स में, क्योंकि आप लोग शुरुआत कर रहे हैं और बेसिकली अकाउंटेंसी की पढ़ाई क्लास 10 तक होती नहीं है, ये क्लास 11 से शुरू होता है। और यहाँ इसलिए जरूरी होता है कि हम लोग अकाउंटेंसी की जो शुरुआत करें बहुत ही अच्छे तरीके से करें। ठीक है, कॉमर्स में स्कोप बहुत ही अच्छा है, शायद कुछ लोगों को जानकारी होगी। कॉमर्स में अगर एकेडमिकली भी देखें तो वहां पे हम लोग थोड़ा स्कोप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एकेडमिकली आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, ठीक है, एमबीए कर सकते हैं, और भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज हैं आप लोग कर सकते हैं। इवन लाइक आप जॉब में भी जाते हैं या फिर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हर जगह कॉमर्स स्टूडेंट्स का अच्छा स्कोप बनता है, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी बैंकिंग सेक्टर है, हर एक में अकाउंट्स होता है, हर एक में परचेज होता है, सेल्स होता है, ठीक है, डिस्पैचेस होते हैं, हर एक में ये जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां पे लोग प्रिफर करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स को। तो बहुत ही अच्छा स्कोप है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। जैसा हमने देखा काफी अच्छा स्कोप है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे मैं एक चीज जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग लाइफ में अच्छा करें, बुलंदियों को प्राप्त करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो चीज लिखता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। किसी भी व्यक्ति का सक्सेस होना लाइफ में या नहीं सक्सेस होना बहुत ही बारीकी डिफरेंस है। जो आदमी सक्सेस होते हैं और जो सक्सेस नहीं करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा बिफोर हम लोग अपना जो ये जो चैप्टर है शुरू करें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो दो लाइनें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रीडिंग द लाइन्स। मैंने यहाँ पे दो लाइन लिखा है, एक है रीडिंग द लाइन्स और दूसरा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। देखने में एक ही लग रहा है, लेकिन दोनों में बहुत ही बारीक डिफरेंस है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त डिफरेंस है। यहाँ पे ये डिफाइन करता है किसी भी आदमी का लाइफ में, कैरियर में सक्सेस या नहीं सक्सेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है पहला रीडिंग द लाइन्स मीन्स आप पढ़ते हैं, केवल पढ़ते हैं और उसको या तो हिंदी में समझ लिया, आपको लगता है समझ लिया, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है बिहाइंड द सीन वो आपने नहीं समझा। ठीक है, तब बेकार हो जाता है। दूसरा मैंने लिखा रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, ये जो है आप दो लाइन्स के बीच का, यानी जो सीन है जो आपको दिख रहा है सामने, उसके पीछे का आपने एक्चुअल मीनिंग समझा। तो ये केवल स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि जब आप आगे कैरियर में आगे बढ़ोगे और बड़े बड़े पोजीशन पे रहोगे, जब आपको डिसीजन लेने होते हैं, तो वहां पे आप ये जो मैंने लिखा है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो जो मैनेजर है, इफ यू कैन सी एक्चुअल मीनिंग, इफ यू कैन अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग बिहाइंड द सीन, ठीक है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम बिहाइंड द सीन, then he will take the correct decision, he will be successful। ठीक है, लेकिन जो आदमी केवल ऊपर ही ऊपर उसने देखा और उसको लगा कि यार प्रॉब्लम यहाँ है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम वहां पे नहीं है, ठीक है, और उसने ये जो गलत एनालिसिस किया उसके हिसाब से अगर उसने जो डिसीजन लिया वहां पे वो अनसक्सेसफुल होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अभी से ये हैबिट बना लो कि जब भी हम लोग क्लास करें,
ठीक है। तो आप लोग हर जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके डिटेल में जाओ, ठीक है, उसका इफेक्ट समझो कि हम जो भी एंट्री आगे करने वाले हैं उस एंट्री का इफेक्ट कहां 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 होता है, ठीक है, वो जब समझ में आएगा, जिसे बोलते हैं कंसेप्ट। तो अकाउंट्स इज टोटली बेस्ड ऑन कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रटेंगे नहीं, जो किताबों में लिखा हुआ है केवल उसको पढ़ लिया, लगा कि हमने समझ लिया, तो वो गलत है। हम लोगों को उसका एक्चुअल मीनिंग समझना होगा कि जब भी हम कोई एंट्री करेंगे अकाउंट्स में तो उसका इफेक्ट कहाँ होता है, और यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो क्यों एंट्री कर रहे हैं, यहाँ एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं। ये अगर समझ में आ गया तो हम लोगों का जो कैरियर होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारा ये जो पहला चैप्टर है अकाउंटेंसी का, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी है क्या, इसके बारे में समझेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या साइंस है या आर्ट है, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस हम लोग आगे ये भी देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो कई तरह के अकाउंटिंग भी हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग है क्या, अकाउंट्स है क्या, ठीक है। तो अकाउंट्स है क्या, मेरे को लगता है आप लोगों को कईयों को जानकारी होगा, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा अकाउंट्स को अगर मैं सिंपल एज ए ले मैन, एज ए कॉमन मैन जो कॉमर्स नहीं पढ़ा है, मैं उसे अगर डिस्क्राइब करूं तो कॉमर्स अकाउंट्स का मतलब है हिसाब किताब, ठीक है। हिसाब किताब, सब लोग हिसाब किताब करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन केवल हिसाब करते हैं ऐसा नहीं है। जितने भी छोटे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, छोटे छोटे दुकानें हैं या फिर घर में हैं, आप लोगों के जो पापा मम्मी हैं वो लोग भी अकाउंट्स करते हैं, वो लोग भी हिसाब किताब रखते हैं, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके मम्मी को खर्च करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। उनको ये ₹10,000 ये क्या हुआ, रिसीव हुआ, ठीक है, उनको मिला महीने खर्च के लिए, और फिर वो खर्च करेंगे अपने, ठीक है। तो ये उनके क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, या फिर उन्होंने क्या किया, पेमेंट्स किए, ठीक है। तो यहां पे सपोज आप लोगों का स्कूल का फीस दिया, ठीक है, 2,000 रुपया स्कूल का फीस पेमेंट किया, ठीक है। फिर वो दूध वाले को पेमेंट किया, ये केवल एग्जांपल है। तो यहाँ पे स्कूल फीस 2,000 है, दूध के लिए 1,500 दिया, ठीक है। आपके कोचिंग का फीस सपोज ₹2,000 यहां भी पे किया, ठीक है। उन्होंने कुछ शॉपिंग किया, और फिर उन्होंने कुछ वेजिटेबल्स खरीदे, ठीक है। फिर वो हिसाब करेंगे, हिसाब क्या करेंगे, कितना पेमेंट हुआ और कितना पैसा उनके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया, 4,000, और ये 15, 15, 3, 5, 7,000, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 15, 3,000, 3,000, 5,000, 7,000, तो 7,000 टोटल एक्सपेंसेस हुआ, ठीक है। और 10,000 उनको मिला था। अब उनके पास कितना पैसा होना चाहिए, ये जो रिसिप्ट हुआ उससे ये माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंस से, ठीक है। तो बैलेंस उनके पास में होना चाहिए 3,000, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिसाब किया, यानी उन्होंने भी अकाउंट्स किया, ठीक है। तो अकाउंट्स बेसिकली कुछ भी नहीं है, अकाउंट्स सिंपल हिसाब किताब है, ठीक है। तो 10,000 रिसीव किया था पैसा, ठीक है, खर्च करने के लिए उस महीने में, और उस महीने का इन्होंने मंथली जो भी एक्सपेंसेस था यहाँ पे लिखा, स्कूल फीस 2,000, दूध के लिए 1,500, ठीक है, कोचिंग फीस 2,000, शॉपिंग किया 800 का, और कुछ सब्जियां खरीदी 700 की, तो 7,000 टोटल एक्सपेंस हुआ। तो 10,000 उनके पास आया था, 7,000 खर्च हो गया, तो बैलेंस उनके पास कितना बचा, 3,000, ठीक है। तो उन्होंने भी अकाउंट्स किया, और सपोज बाई चांस 3,000 नहीं उनके पास में था, ठीक है, बैलेंस तो 3,000 होना चाहिए उनके पास में। जब उन्होंने
अपना कैश मिलाया तो उन्होंने देखा यार मेरे पास तो सिर्फ 2500 रुपीज ही हैं, तब तो उनका दिमाग खराब होगा, ठीक है। और आप लोगों को भी पूछेंगे भैया बताओ मैंने कहां खर्च किया, ठीक है। तो अकाउंट्स कंपनी में भी यही है, कंपनी में भी जो भी अकाउंट्स करते हैं वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स तो बेसिकली समझ में आया होगा कि अकाउंटेंसी है क्या। अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं है। अकाउंटेंसी इन सिंपल टर्म्स अगर हम इसको डिफाइन करें तो अकाउंटेंसी है हिसाब किताब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैंने ये बताया था कि अकाउंट्स केवल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे बिजनेस फर्म्स या छोटे छोटे जो दुकानें हैं हमारे आसपास में, राशन की दुकानें हैं या कोई भी दुकानें हैं आसपास में, सब लोग हिसाब किताब करता है, यानी सब लोग अकाउंट्स करता है। लेकिन उन्होंने कॉमर्स तो पढ़ा नहीं, तो उनको तो कॉमर्स पढ़ा नहीं, तो अकाउंट्स कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मुझे घर से राशन का एक लिस्ट मिला और मुझे वो राशन लेके आना था, ठीक है। बगल में हमारा एक दुकान है पांडे जी का, ठीक है। पांडे साहब के पास में गया और वो लिस्ट मैंने पकड़ा दिया। उसमें था पांडे साहब ये पूरा राशन का लिस्ट है जिसमें चावल, दाल, आटा, तेल, नमक, मसाले, पूरा लिस्ट था, ठीक है। तो पांडे साहब ने कहा सर जी मैं इसको पैक करा देता हूं, 10 मिनट समय लगेगा, आप बैठ जाइए, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद में पांडे साहब ने कहा सर आपका ये सामान रेडी है, ये लीजिए आपका सामान। मैंने पूछा पांडे साहब बिल कितना हुआ। पांडे साहब ने कहा 8000, ठीक है, ₹8000, ठीक है। तो 8000 का बिल हुआ। मैंने पांडे साहब को कहा पांडे साहब यार ये पैसा मैं आज नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, ये पैसा मैं आपको 10 दिन के बाद में दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अभी मेरा सैलरी नहीं मिला है, ठीक है। तो पांडे साहब से मैं सामान लेते आ रहा हूं काफी सालों से, पांडे साहब से अच्छा परिचय है। पांडे साहब ने कहा सर जी कोई बात नहीं आप ले जाइए, ठीक है, और ये पेमेंट आप मेरे को बाद में दे दीजिए। तो पांडे साहब ने सामान दे दिया। आप लोगों को क्या लगा पांडे साहब ये जो 8000 मुझे क्रेडिट में, उधार में जो सेल किया है वो क्या कहीं नहीं लिखेंगे? वो भी लिखेंगे कहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति का मुझे नहीं लगता है कि उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होता है, ठीक है, और वो केवल मुझे ही क्रेडिट में दिया सामान, ऐसा नहीं है। मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जिनको उन्होंने उधार में यानी क्रेडिट में सेल किया होगा। तो किससे कितना लेना है, कितना कब सेल किया था, कितना पैसा उनसे लेना है, और कब कब कितना कितना पेमेंट मिला, कितना बाकी है, हिसाब वो भी रखते हैं, यानी अकाउंट्स वो भी करते हैं। लेकिन कॉमर्स से पढ़ा नहीं उन्होंने, तो वो अकाउंट्स कैसे करेंगे? तो जस्ट एक यहाँ पे पांडे साहब क्या करेंगे? पांडे साहब भी, कोई भी बिजनेसमैन होगा वो अपना एक बुक तो रखता होगा, ठीक है, एक रजिस्टर रखता होगा जिसमें ये सारे जो भी डिटेल्स हैं, उधार में सेल किया, उधार में परचेज किया, ठीक है, उसका एंट्री करते होंगे, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, ठीक है। तो ये एंट्री उन्होंने किया, ठीक है। कहां किया? एक रजिस्टर में लिख लिया, ठीक है। सपोज 1/11, ठीक है, 2022, ये वो लिख लेंगे। उन्होंने क्या किया? 1/11/2022 में जितेंद्र जी को उधार में 8000 का सामान दिया, ठीक है। ये उनका तरीका लिखने का, क्योंकि उन्होंने कॉमर्स पढ़ा नहीं, ठीक है। और इसके बाद जब मैंने 10 तारीख को उनको पेमेंट कर दिया तो वो कैसे एंट्री करते हैं? देखिए वो क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है, और यहां लिख देते हैं पेड, ठीक है, पेड लिख देंगे 10/11/2022। तो ये इन्होंने जो एंट्री किया, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। तो पांडे साहब ने भी अकाउंट्स किया, पांडे साहब ने भी जो क्रेडिट में सेल किया था उन्होंने, ठीक है, उन्होंने भी ये एंट्री इस तरीके से किया, ठीक है। एक बार जब उन्होंने सेल किया तो उन्होंने लिखा 1/11/2022 में जितेंद्र जी को 8000 का सामान बेचा, और जब पेमेंट मिला उनको, उन्होंने इसको काट दिया, पेमेंट मिल गया, ठीक है। अब कैश मिल गया तो जितेंद्र जी से क्या मतलब है?
कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि पेमेंट मिल गया। ठीक है। और लेकिन हम लोग जो अकाउंट्स करते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम इस तरीके से नहीं करते हैं। हमारा जो अकाउंट्स है वो बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, डबल तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि मैं पहले इसको डिफाइन करता हूं, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। सो डबल एंट्री सिस्टम मींस ईच ट्रांजैक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। ठीक है, सो ईच ट्रांजेक्शन और एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, दो पहलू होंगे। जैसे एक सिक्के का दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स, उसी तरीके से अकाउंट्स में हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होंगे। एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट, और दोनों अपोजिट होते हैं। ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है? अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो दो पहलू, एक एग्जांपल लेते हैं तब इसको समझते हैं। उसके पहले ये ट्रांजेक्शन क्या होता है वो मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, सो ट्रांजेक्शन बिजनेस में, बिजनेस ट्रांजेक्शन हम बोलते हैं किसी भी लेन देन को, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने परचेज किया, 5,000 का गुड्स परचेज किया, वो एक ट्रांजेक्शन है। उसके बाद में फिर मैंने क्रेडिट में परचेज किया 15,000 का, वो भी एक ट्रांजेक्शन है। मैंने अभी रेंट पे किया, वो एक अलग ट्रांजेक्शन है। मैंने सेल्स किया, वो एक ट्रांजेक्शन है। मैंने अभी ट्रांसपोर्ट का भाड़ा पे किया, वो भी ट्रांजेक्शन है। तो कोई भी लेन देन हम करेंगे, या किसी ने मुझे पेमेंट दिया, वो एक ट्रांजेक्शन है। किसी को मैंने पेमेंट किया, वो एक ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन का मतलब है बिजनेस में कोई भी लेन देन जो हम करते हैं उसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन। तो हर ट्रांजेक्शन का दो पहलू होंगे, दो एस्पेक्ट्स होंगे। उसको हम लोग एक को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल लेते हैं और ये समझते हैं। ठीक है, कैसे दो एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्नीचर परचेज्ड, फॉर कैश ₹5,000। ठीक है, तो ये एक ट्रांजेक्शन है। ठीक है, डेट भी लगा देते हैं यहां पे आज का 1/11/2022। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ये एक ट्रांजेक्शन है। हमने क्या किया, फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपए में। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन है। तो इसमें दो एस्पेक्ट्स क्या है वो हम समझेंगे। ठीक है, इसमें दो एस्पेक्ट्स क्या है। पहला, ये फर्नीचर हमने खरीदा, तो जब भी हमने फर्नीचर खरीदा तो ये फर्नीचर आया। ठीक है, फर्नीचर क्या हुआ, आया। ठीक है, तो फर्नीचर आया। फर्नीचर कैसे आया? क्यों? क्योंकि हमने कैश पे किया। ठीक है, तो कैश गया। ठीक है, कैश का हमने पे किया। ठीक है, ये कैश है, 5,000 रुपया ये गया। ठीक है, तो फर्नीचर आया, कैश गया। तो एक ट्रांजेक्शन में दो चीज हमने देखा, एक चीज आया, एक चीज गया। ठीक है, तो ये फर्नीचर क्या है? फर्नीचर एसेट है। ठीक है, कैश क्या है? ये भी एसेट है। एसेट मींस प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी मैं डिफाइन करूंगा, पहले समझ लेते हैं। तो यहां बड़ा सिंपल है कि एक एसेट आया और एक एसेट गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज एन एसेट? ठीक है, एसेट मींस एनी प्रॉपर्टी which is owned and controlled by a business firm, and the business firm uses that property for its operations. ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, assets means any item or property which is owned by an organization uses it for its
ऑपरेशंस। ठीक है, तो एसेट्स मींस एनी प्रॉपर्टी या एनी आइटम विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, सॉरी मैं यहां लिखना भूल गया, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट यूजेस इट फॉर इट्स ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहां पे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास में कौन कौन से एसेट्स होते हैं उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज मेरा एक बिजनेस फर्म है, फैक्ट्री है। ठीक है, तो मेरे एसेट्स कौन कौन से होंगे? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश in hand, cash at bank, डेटर्स। ठीक है, तो मैंने कुछ एसेट्स के नाम लिखे हैं। ठीक है, और भी कई एसेट्स हैं जो भी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल मैंने लिखा है लैंड। ठीक है, अगर मेरा फैक्ट्री है तो जाहिर सी बात है वो फैक्ट्री के लिए मुझे एक लैंड चाहिए। ठीक है, जगह चाहिए जहां पे मुझे वो फैक्ट्री मेरा लगा हुआ है, सेटअप है। ठीक है, तो लैंड, उस पे मेरा बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग मीन्स ऑफिस के लिए जो ऑफिस का एरिया होता है जहां पे ओनर्स बैठेंगे, परचेज वाले, सेल वाले। ठीक है, जो भी ये डिपार्टमेंट्स हैं उनको बैठने का जगह है। ठीक है, बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो प्लांट बेसिकली हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री एरिया, जो प्रोडक्शन एरिया है। ठीक है, जो आपने देखे होंगे फैक्ट्री के सेट जहां पे मशीनें लगी होती हैं, तो हम लोग अकाउंटेंसी में इसको दोनों को जब कंबाइन करके बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, फर्नीचर, ऐसे फर्नीचर चाहिए। ठीक है, लोगों को जो ऑफिस में काम करेंगे उनको बैठने उठने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, फर्नीचर, उस पर बैठेंगे वो लोग। स्टॉक, इन्वेंट्री। ठीक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है। कैश इन हैंड, कैश जो हमारे ऑफिस में है उसको बोलते हैं कैश इन हैंड। ठीक है, और कैश एट बैंक, जो कैश हमारा जो बैंक अकाउंट है, मेरा कैश जो बैंक में पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं कैश एट बैंक। ठीक है, डेटार्स, ये टर्म, कुछ टर्म हम लोग यहाँ पे भी जस्ट डिस्कस में जानबूझ के कर रहा हूं सो दैट कि जब हम आगे पढ़ेंगे अपने जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे, जब मैं डेटार्स बोलूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो डेटार्स क्या है? सपोज हमने सेल किया। ठीक है, सेल किया राम को। ठीक है, ये जो सेल किया मैंने क्रेडिट में सेल किया। ठीक है, सेल दो तरह के हो सकते हैं, एक है कैश सेल्स, दूसरा है क्रेडिट सेल। कैश सेल क्या है कि हमने सेल किया और उसके अगेंस्ट में मुझे कैश मिल गया। सपोज मैंने 10,000 का सेल किया और 10,000 मुझे कस्टमर से मिल गया, दैट इज कैश सेल। ठीक है, क्रेडिट सेल क्या है कि मैंने आज सेल किया, मुझे आज पेमेंट नहीं मिला, मैंने ये जो सेल किया है 1 महीने का मैंने क्रेडिट दिया है, कस्टमर मुझे 1 महीने के बाद पेमेंट करेगा। ठीक है, तो वो हो गया क्रेडिट सेल। तो जो मैंने राम को क्रेडिट में सेल किया ₹5,000 का, तो ये जो राम जो है वो मेरा डेटार्स है। ठीक है, डेटार्स मींस हमने जिसको क्रेडिट में सेल किया है और उससे पैसा मिलना बाकी है, यानी मेरा पैसा किसके पास पड़ा हुआ है? डेटार्स के पास में, राम के पास में। तो मेरा पैसा बैंक में है, मेरा पैसा ऑफिस में है, मेरा पैसा स्टॉक में है, मेरा पैसा डेटार्स के पास में है। तो डेटार्स भी एसेट होता है। ठीक है, तो ये एसेट्स मींस एनी प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड। सो कोई भी एसेट जिसका ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओनर है। ठीक है, सपोज ये जो फर्नीचर है मैंने खरीदा नहीं, ये फर्नीचर मेरे किसी एम्प्लॉय का था। ठीक है, उन्होंने बोला सर जी आप क्यों खर्च कर रहे हो, मेरे पास चेयर पड़ा है, इस चेयर में आपको दे देता हूं, आप यूज करो। ठीक है, तो वो मेरा एसेट नहीं होगा। वो मेरा एसेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं उसका ओनर नहीं हूं। वो प्रॉपर्टी किसका है? वो जो चेयर है, फर्नीचर किसका है? उस व्यक्ति का है, एम्प्लॉय का। ठीक है, तो यहां पे एक एसेट आया और एक एसेट गया। तो यहां पे मैंने ये बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस है,
उसको उसका दो एस्पेक्ट्स होगा, ठीक है। यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स क्या है, एक एसेट आया एक एसेट गया, तो एक को डेबिट करेंगे एक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। वो डेबिट किसे करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे, वो हम लोग जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जो जर्नल एंट्री जिसके जो टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे, उसमें हम लोग डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इस ट्रांजेक्शन को हम लोग लिखेंगे कैसे, वो फिलहाल मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन को जब हम लोग एंट्री करेंगे क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो मैंने ये बताया था एक को डेबिट करेंगे एक को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे, डेबिट को शॉर्ट में हम लोग DR फुल स्टॉप भी लिखते हैं, ठीक है। और क्रेडिट को हम लोग CR फुल स्टॉप, ठीक है। DR वो डॉक्टर नहीं है, डेबिट है, हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और अकाउंट को शॉर्ट में हम लोग A/C भी लिखते हैं, AC, ठीक है। A/C एयर कंडीशन नहीं है, ये अकाउंट्स है, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000, ठीक है। तो फर्नीचर को हमने डेबिट किया और कैश अकाउंट यहां पे क्रेडिट किया। लेकिन हम लोग जब जर्नल एंट्री लिखते हैं, जब हम लोग एंट्रीज है या कुछ भी जो अकाउंट्स है, ठीक है, हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ चीजों को हमने मॉडिफाई किया। जैसे यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये कॉलम होता है, ये डेबिट का कॉलम होता है, ठीक है, और ये क्रेडिट का कॉलम होता है। तो ये अंडरस्टूड है, ये जब हमने डेबिट लिखा तो ये डेबिट कॉलम में ये डेबिट है और ये क्रेडिट कॉलम में लिखा क्रेडिट है। यहाँ पे डेबिट लिखते हैं, नीचे क्रेडिट नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे लिखा, इस तरीके से लिखा, ठीक है। इसका डेट भी यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, 1/11/2022। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखिए ट्रांजेक्शन एक है लेकिन इस ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट था, एक था डेबिट एक था क्रेडिट। तो डेबिट हमने किया फर्नीचर को और क्रेडिट किया कैश को। अब तो यहाँ पे ये हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया और समझा कि अकाउंट्स में जो हम पढ़ेंगे दैट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मींस ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट्स, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया था फर्नीचर परचेज, ठीक है। उसको हम लोग ने देखा कैसे हम लोग उसको एंट्री करेंगे अकाउंट्स में, जो कि आगे चल के हम लोग जब ये हमारा अगला जो वीडियो बनेगा जर्नल एंट्रीज पे, ठीक है, उस पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। फिलहाल आ जाते हैं बैक हमारे टॉपिक पे, ये जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो यहां तक तो अभी तक समझ में आया होगा कि अकाउंट्स है क्या, ठीक है। अकाउंट्स हम लोग सिर्फ हम ही लोग नहीं करते हैं, बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं करते हैं, सब लोग करते हैं, छोटे फर्म्स भी होते हैं वो भी करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंसी है क्या, अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे, ठीक है। सो अकाउंटेंसी का डेफिनेशन क्या है वो मैं यहाँ पे लिखता हूं और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि अकाउंटेंसी है क्या, ठीक है। सो is a process of identifying, measuring and recording of business transactions. Systematic manner. Thereof.
to the interest. सो अकाउंटेंसी का मैंने डेफिनेशन लिखा यहां पे, ठीक है। अकाउंटेंसी इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस in the books of accounts in a systematic manner and communicating thereof the results and required informations to the interested users, ठीक है। सो बेसिकली इसमें अकाउंट्स का डेफिनेशन भी हमें समझ में आएगा और अकाउंट्स का क्या रोल है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो अकाउंटेंसी पहले स्टार्ट करते हैं। अकाउंटेंसी इज ए प्रोसेस। सो अकाउंटेंसी एक प्रोसेस है। प्रोसेस किसे बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं स्टेप्स को, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स में क्या है? पहला अकाउंट्स क्या करता है? अकाउंट्स आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है। इवेंट्स किसे बोलते हैं? हैपनिंग्स, जो चीजें हो रही होती हैं। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन हो रहा होता है, ठीक है, लेबर काम कर रहे होते हैं, परचेज हो रहा होता है, सेल हो रहा होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट आया, उससे माल अनलोड हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे माल लोड हो रहा है, ठीक है, ट्रक्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, वर्कर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स क्या करता है? उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है? वो आइडेंटिफाई करता है कि वो जो इवेंट है वो इकोनॉमिक इवेंट है या फिर नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स है, ठीक है। पहला स्टेप में वो आइडेंटिफाई करता है कि इवेंट्स इकोनॉमिक है या फिर नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक इवेंट्स मींस दोज इवेंट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो वो सारे इवेंट्स यानी जिसको हम पैसों में बता सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस का मीनिंग होता है बताना, हम पैसों में बता सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स। और वो इवेंट्स जिसको हम पैसों में नहीं बता सकते हैं वो हो गए नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स। मींस दोज इवेंट्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स। एग्जांपल क्या है? मैंने यहां लिखा है, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स, हम बता सकते हैं कितने का परचेज किया, ठीक है, 10,000 का, 20,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, ठीक है। ये हम लोग बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये इकोनॉमिक इवेंट हुआ, ठीक है। उसी तरीके से सेल्स ऑफ गुड्स, कितने का सेल किया, कितना हमने वेजेस पे किया। जो लेबर को पेमेंट करते हैं उसे बोलते हैं वेजेस, और जो एम्प्लॉइज को पेमेंट करते हैं उसे बोलते हैं सैलरी, ठीक है। कितना हमने सैलरी पे किया, कितना हम लोगों ने रेंट पे किया, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम बता सकते हैं पैसों में। तो ये सारे जो इवेंट्स मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं ये इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले स्टेप में अकाउंटेंसी क्या करता है? वो आइडेंटिफाई करता है कि वो इवेंट इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। तो नॉन इकोनॉमिक का एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं, जैसे प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, ट्रांसफर, ठीक है। सो नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स मैंने एग्जांपल यहां लिखा है, प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय, दूसरा है ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय। प्रमोशन में हमने तो ये सुना था कि प्रमोशन पहले वो मैनेजर थे, अभी वो सीनियर मैनेजर हो गए, ठीक है। उसको तो पैसों में हम लोग नहीं बताते हैं, ठीक है, हम लोग ये बोलते हैं कि मैनेजर थे अभी सीनियर मैनेजर हो गए। उसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया, सपोज वो पटना में काम कर रहा था, उसका ट्रांसफर हो गया कानपुर में, या उसका ट्रांसफर हो गया दिल्ली में। लेकिन ये तो कभी नहीं सुना था कि इतने हजार का ट्रांसफर हो गया, इतने हजार का उसका यहां से दिल्ली में ट्रांसफर हो गया, तो वो पैसों में हम लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये जो इवेंट्स हैं ये नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स है। तो पहले स्टेप में अकाउंट्स क्या करता है? वो आइडेंटिफाई करता है कि इवेंट्स इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। तो अकाउंट्स जो हिसाब किताब होता है, जाहिर सी बात है, जहां पे पैसे इन्वॉल्व है ना, तो वो ट्रांजेक्शन जिसको हम पैसों में बता सकते हैं, ठीक है, उसी का हम लोग हिसाब किताब कर सकते हैं। तो अकाउंट्स को किससे मतलब होता है? इकोनॉमिक इवेंट से, ठीक है, और इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो पहले स्टेप में हमने ये देखा कि जो अकाउंटिंग जो है वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट्स, नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स में, और बेसिकली अकाउंट्स को किससे कंसर्न होता है? इकोनॉमिक इवेंट से। क्यों? क्योंकि ये इवेंट्स को हम लोग पैसों में बता सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करने के बाद में
अकाउंट्स क्या करता है, वो इकोनॉमिक इवेंट्स को मेजर करता है यानी बताता है इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों में, ठीक है, एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे हमने परचेज ऑफ गुड्स किया, कितने का परचेज किया, ₹50,000, ठीक है। सेल किया हमने ₹20,000, ठीक है। रेंट पे किया ₹10,000। तो ये जो इवेंट्स हैं उसको अकाउंट्स क्या करता है, बताता है इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको मेजर करता है, बताता है इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करता है। मींस अकाउंट्स once it has identified the events that it is economic events, उसके बाद में उस इकोनॉमिक इवेंट्स को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ मनी, और फिर क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड मतलब उसको लिखता है। कहां लिखता है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स के कौन कौन बुक्स होते हैं, जो कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, और जनरली जो जितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सब मेंटेन करते हैं, ठीक है। एक मैं यहां लिखता हूं समझने के लिए कि कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। कैश बुक, पहला मैंने लिखा कैश बुक, सेकंड जनरल लेजर, तीसरा परचेज बुक, और ये चौथा है सेल्स बुक, फिफ्थ है परचेज रिटर्न बुक, सो ये जनरली 6-7 जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है। कैश बुक, जनरल लेजर, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल बुक। ये आगे चल के हम लोग एक एक चैप्टर है कैश बुक पे, जनरल लेजर पे, आगे चल के हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक ब्रीफ में मैं जस्ट बताता हूं, ठीक है। कैश बुक में वो जो भी कैश का लेन देन होता है, कैश का ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, चाहे हमने कैश में परचेज किया, कैश में सेल किया, या फिर हमने रेंट पे किया, ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट जो भाड़ा होता है वो पे किया, या फिर कहीं से हमको पेमेंट मिला या किसी को पेमेंट दिया, ठीक है, वो सारे ट्रांजेक्शन जहां पे कैश इन्वॉल्व है, कैश का लेन देन है, वो कैश बुक में एंट्री होता है, ठीक है। जनरल लेजर, ठीक है, जनरल लेजर में क्या है कि जितने भी जो हमारे ये जो आइटम्स हैं, ठीक है, चाहे वो परचेज है, सेल है, वेजेस है, सैलरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, रेंट है, हर एक आइटम का अलग अलग अकाउंट्स, हम लोग अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं। मींस अलग अलग डिफरेंट पेजेस में डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं बैंक, ठीक है। बैंक में मेरा भी अकाउंट है, ठीक है, मेरे जैसे कई लोगों का अकाउंट्स है, ठीक है। सपोज किसी भी बैंक में, सपोज ये ब्रांच है यहाँ पे SBI का, उसमें मेरा अकाउंट है, मेरे जैसे कई लोगों का अकाउंट्स होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे 5,000 लोगों का अकाउंट्स है, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, हर एक का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करती है, ठीक है। जैसे मैंने पैसे डाले तो वो मेरे अकाउंट में जमा होगा, और मैंने पैसे निकाले तो मेरे अकाउंट से वो पैसे निकलेंगे, ठीक है। और मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है वहां पे पता लगता है, ठीक है। या सभी का एक ही अकाउंट में सबका पैसा एक ही जगह डाल दिया, किसने कितना पैसा उसमें डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉ किया, हर एक का इंडिविजुअल बैलेंस नहीं पता लगता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, जनरल लेजर मेंटेन करते हैं, हर एक आइटम का, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, ट्रांसपोर्टेशन का अलग, वेजेस का अलग, सैलरी का अलग, हर एक का अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जिससे हमको पता लगता है कि टोटल परचेज, जब हम परचेज का अकाउंट्स देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि टोटल परचेज कितना हुआ। उसमें केवल परचेज के ट्रांजेक्शंस होंगे, ठीक है, परचेज के एंट्रीज होंगे। सेल्स में केवल सेल्स के एंट्रीज होंगे, जो हमने वेजेस पे किया वो केवल वेजेस के एंट्रीज होंगे। इस तरीके से इंडिविजुअल जितने भी आइटम है हर एक का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो होता है जनरल लेजर में, ठीक है। परचेज बुक जो हम परचेज करते हैं क्रेडिट में परचेज करते हैं, ठीक है, केवल जो क्रेडिट में परचेज करते हैं वो परचेज बुक में आता है। यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है, ये जो परचेज है
ये कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो सेल्स है ये कैश में भी हो सकता है या फिर क्रेडिट में भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम कोई भी चीज परचेज करते हैं और कैश पेमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं कैश परचेज, ठीक है। और हमने अभी परचेज किया, पेमेंट अभी नहीं किया, पेमेंट हम बाद में करेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं क्रेडिट परचेज, ठीक है, बाद में पेमेंट करेंगे। तो कैश परचेज सारे जो एंट्रीज हैं वो कैश बुक में होगा और क्रेडिट परचेज वो सारे परचेज बुक में एंट्री होगा, ठीक है। और कैश, क्योंकि ये कैश इन्वॉल्व है, कैश सेल यानी हमने सेल किया, कैश आ गया, कैश के सारे कैश बुक में जाएगा और क्रेडिट है वो सेल्स बुक में एंट्री होगा, ठीक है। यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, बिजनेस में जो मैक्सिमम परचेज या सेल होता है वो क्रेडिट में होता है, ठीक है। हम लोग तो बड़े स्मॉल क्वांटिटी में खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैश पे करते हैं और हम लोग परचेज करते हैं कैश में, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि तुरंत कैश पेमेंट करते हैं हम लोग, उसको कैश परचेज बोलते हैं। लेकिन बिजनेस में मैक्सिमम जो भी परचेज या सेल होता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से जो भी खरीदता है वो मोस्टली क्रेडिट में होता है। और मैं यहाँ पे मैं अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताऊं तो कैश परचेज जो है मैक्सिमम 3 to 5% जो भी ट्रांजेक्शन है एक बिजनेसमैन का दूसरे बिजनेसमैन के साथ में जो परचेज होता है वो 3 to 5% ही कैश में होता है। बाकी आप लीजिए कि 90 to 95% जो भी परचेज का ट्रांजेक्शन होता है वो क्रेडिट में होता है, उधार में होता है। उसी तरीके से सेल्स में भी जो कैश है 3 to 5% एंड क्रेडिट है 90 to 95%, ठीक है। तो मैक्सिमम परचेज और सेल हमने देखा वो क्रेडिट में बेचूं तो वो किसी और के पास चला जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे जैसा प्रोडक्ट और भी कई लोग बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अपना सेल बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, या तो डिस्काउंट देते हैं या तो फिर क्रेडिट में सेल करते हैं, ठीक है। तो ये जो परचेज हुआ और सेल हुआ, मैक्सिमम हमने ये देखा कि 90 to 95% जो भी परचेज या सेल है, ठीक है, वो क्रेडिट में होता है। इसलिए ये जितने भी क्रेडिट में ये जो परचेज है सेल है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से बुक मेंटेन करते हैं। क्रेडिट परचेज सारे परचेज बुक में और क्रेडिट सेल सारे सेल्स बुक में, ठीक है। अगला है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक क्या है कि जो सामान हम खरीदते हैं और वो डिफेक्टिव होता है या डैमेज कंडीशन में होता है, या फिर हमें वो गुड्स नहीं चाहिए, हमने जो ऑर्डर किया था और उसके वो गुड्स के अलावा उसने कोई दूसरा गुड्स भेज दिया, तो हम क्या करते हैं, उस गुड्स को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो वो सारे ट्रांजेक्शन को हम कहां एंट्री करते हैं, परचेज रिटर्न बुक में। उसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक हुआ, हम जो सेल किए, कस्टमर ने वो गुड्स लौटा दिया, कोई भी रीजन हो सकता है, या तो वो गुड्स डैमेज कंडीशन में उसको मिला, या डिफेक्टिव था, या एक्सपायरी डेट वाला था, या फिर जो गुड्स भेजना था वो नहीं भेज के मैंने दूसरा गुड्स भेज दिया, तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसको हम कहां एंट्री करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक में। और जर्नल बुक, जो कि हम ये सेकंड जो मेरा वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम लोग जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हम लोग उसका जर्नल एंट्री करते हैं, और जर्नल एंट्री जिस बुक में लिखते हैं उसे हम लोग जर्नल बुक कहते हैं, ठीक है। सो यहां डेफिनेशन पे वापस आ जाते हैं। और तो अकाउंटेंसी क्या है, एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है इवेंट्स इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। वंस इट हैज आइडेंटिफाइड दैट इवेंट इज एन इकोनॉमिक इवेंट, मींस दैट दोज इवेंट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो इकोनॉमिक इवेंट है। उस इकोनॉमिक इवेंट को हमने बाद में क्या किया, सेकंड स्टेप में उसको मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी। परचेज 50,000 का, सेल्स 30,000 का, रेंट पे 10,000, हमने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ रुपीज बताया एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। सो वंस अकाउंटेंसी हैज आइडेंटिफाइड the transaction that it is an economic event, it has measured in terms of money, and after that what accountancy does, accountancy records those business transactions in the books of accounts in a systematic manner. Systematic manner means as per जो भी हमने एंट्री किया, जो भी हम एंट्री करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन सर्टेन अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल हमने यहां लिया था कि ये कैश परचेज जो भी होगा कैश बुक में लेंगे, क्योंकि वहां पे कैश का ट्रांजेक्शन है, कैश इन्वॉल्व है।
और जो क्रेडिट परचेज है वो हम परचेज बुक में लेंगे, ठीक है। कैश सेल सिमिलरली हम लोग कैश बुक में लिखेंगे, और क्रेडिट सेल जो भी है हम सेल्स बुक में लिखेंगे। प्लस इसके पहले भी हमने जब शुरुआत किया था इस सेशन का, उसमें हमने जो एग्जांपल लिया था फर्नीचर परचेज, ठीक है, उसमें हमने एक को डेबिट किया, एक को क्रेडिट किया। तो एक को डेबिट किया, एक को क्रेडिट किया, दैट वाज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। वो मैंने अपने मर्जी से नहीं किया, ठीक है, वो कुछ अकाउंटेंसी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है, तो उस समय समझेंगे। तो अकाउंटेंसी यहां तक तो हमने जो भी एंट्री किया एज पर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल एंट्री किया, ठीक है। तो यहां तक जो हमने एंट्री किया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ए सिस्टमैटिक मैनर, यहां तक जो भी होता है इसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग, अभी तक हमने क्या किया, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको केवल हमने बुक्स में लिखा एज पर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, सो दैट इज कॉल्ड बुक्स एंड बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग अगर इसको डिफाइन करें तो क्या है? बुक कीपिंग इज So bookkeeping is an art of recording business transactions in the books of accounts in a systematic manner। इसको दोबारा डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ इसको इतना हम लोग ने जो अभी पढ़ा उसको समझा भी कि अकाउंटेंसी क्या है। अभी तक हमने जो भी काम किया यहाँ तक बुक, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन से परचेज, सेल, रेंट पेड, जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया उसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया इन एज पर अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो दैट इज बुक कीपिंग। इसके बाद में अकाउंट्स जो है, ठीक है, पहले तक केवल हम लोग समझते थे अकाउंट्स का काम यही था, ठीक है, बुक कीपिंग का काम केवल जो भी ट्रांजैक्शन है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना। लेकिन जो मॉडर्न अकाउंटिंग है वो यहां तक लिमिटेड, सीमित नहीं है। इसके आगे अकाउंट्स क्या करता है, ठीक है, अकाउंट्स क्या करता है इसके आगे, ठीक है। अकाउंट्स कम्युनिकेट करता है, देयर ऑफ, उसके बाद ये एंट्री करने के बाद में अकाउंट्स क्या करता है? अकाउंट्स कम्युनिकेट करता है, बताता है। क्या बताता है? अकाउंट्स बताता है दो चीज, एक है रिजल्ट, दूसरा है जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसको? इंटरेस्टेड यूजर्स को। पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंट्स रिजल्ट्स कैसे बताता है, ठीक है। सो बेसिकली एवरी बिजनेसमैन, हर एक बिजनेसमैन अपना पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, बहुत कैपिटल लगाता है, साल भर मेहनत करता है, ठीक है, और उसके बाद वो जानना चाहता है कि पूरे साल में उसने प्रॉफिट किया या लॉस किया, ठीक है। तो अकाउंट्स रिजल्ट्स भी बताता है, ठीक है। क्या बताता है, कैसे रिजल्ट बताता है? तो अकाउंट्स जनरली हम लोग एंड ऑफ द ईयर दो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है बैलेंस शीट, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? वो बताता है प्रॉफिटेबिलिटी, और बैलेंस शीट क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन। So profit and loss and balance sheet दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं that every business organization prepares at the end of the year. Profit and loss account reveals the profitability, whether the firm has made profit or losses during the year, and balance sheet
रिवील्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। तो इसको समझते हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बताता है, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ कैसे बताता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, ये हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जनरली हम लोग जो भी अकाउंट्स आगे बनाएंगे, ठीक है, वो टी शेप में होता है, टी फॉर तमिलनाडु, ठीक है, टी शेप, ये टी है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड होता है डेबिट साइड, ठीक है, डी आर, और इस साइड होता है क्रेडिट, ठीक है। मैंने बताया था शॉर्ट में डेबिट को डी आर फुल स्टॉप लिखते हैं और क्रेडिट को सी आर फुल स्टॉप लिखते हैं, ठीक है। तो डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, या लॉसेस, वो यहां लिखते हैं, ठीक है। और जो भी इनकम हो गया या गेन हो गया वो हम लोग राइट साइड में यानी क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जो भी इनकम या गेन होता है, फायदा होता है या जो भी इनकम होता है वो हम लोग राइट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। और जो भी एक्सपेंस या लॉसेस हो गया वो डेबिट साइड में लिखते हैं, लेफ्ट साइड में, ठीक है। इस साइड में इनकम जैसे सेल्स है, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड या फिर कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। तो सपोज ये सब मिलके 100 है, ठीक है। एक्सपेंसेस हम इस साइड लिखेंगे, ये लॉसेस। एक्सपेंसेस में जैसे परचेज है, वेजेस है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, रेंट है, ठीक है। और भी कई एक्सपेंसेस हैं जो कि आगे लेंगे, अभी जस्ट एग्जांपल समझने के लिए हम केवल ये कुछ आइटम्स ले रहे हैं। सपोज ये 80 है, ठीक है। टोटल इनकम हो गया 100, हमारे जो एक्सपेंसेस हो गए वो 80, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 20, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, जो कि बताता है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट कर दूं, ठीक है, यहां इस केस में तो 100 इनकम था, 80 एक्सपेंस हो गया, ठीक है, तो 20 प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है, ठीक है। अगर सपोज ये 100 था, ठीक है, और यहां पे ये जो हमारा इनकम है केवल 90 है, 100 एक्सपेंस है, इनकम 90 है, यानी यहां पे 10 क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इनकम के अगेंस्ट में हम लोग एक्सपेंसेस कंपेयर करते हैं। इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में, राइट साइड में लिखते हैं और एक्सपेंसेस इस साइड लिखते हैं। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से तो प्रॉफिट हुआ, और अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से तो लॉस हुआ, ठीक है। तो ये इसने क्या बताया, इसने बताया प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग बैलेंस शीट लेते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ठीक है। तो कैसे फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, ये बैलेंस शीट बना के समझते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट बेसिकली कंपेयर करता है एसेट्स को अगेंस्ट लायबिलिटी। एसेट्स है और ये लायबिलिटीज है, ठीक है। एसेट्स मींस जो प्रॉपर्टी है फर्म का, ये पहले हम लोग डिफाइन कर चुके हैं इसको, एसेट्स के बारे में, ठीक है। कौन कौन से एसेट्स हैं, यहां पे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी को शॉर्ट में हम लोग P&M भी लिखते हैं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिर ये हो गया स्टॉक, स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। कैश, बैंक, ठीक है, डेटास। सपोज ये 100 है, ठीक है, 100 लैक्स, सपोज हम इसको लिख लेते हैं रुपीज इन लैक्स, ठीक है। तो हमारा टोटल एसेट्स कितना हो गया, वो 100 लैक्स हो गया, ठीक है। तो ये जो एसेट्स हैं ये अपने से तो आया नहीं, ठीक है, या तो ओनर खुद लेके आया है, ठीक है। अगर ओनर खुद लेके आया है पूरा का पूरा पैसा, तो यहां पे वो कैपिटल है, लिखेंगे, ठीक है। लायबिलिटी साइड का मतलब, लायबिलिटी क्या होता है कि जो भी
फर्म को वो पैसे देने होते हैं। सपोज फर्म ने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो हमको बैंक को तो पैसे चुकाने होंगे, वो हमारी लायबिलिटी है। बैंक को लोन चुकाना वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी मींस जो बर्डन हम लोगों को पे बैक करना है, ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन जो हम लोगों को पे बैक करना है वो हमारी लायबिलिटी है। इवन क्रेडिटार्स, ठीक है, क्रेडिटार्स क्या है? जिससे हमने उधार में माल खरीदा और हमको पेमेंट करना है, हमने अभी पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। सपोज हमने गुप्ता जी से 1 लाख का माल खरीदा है उधार में, तो गुप्ता जी को पेमेंट हम करेंगे 1 महीने के बाद में। तो अभी गुप्ता जी हमारे क्या हुए? क्रेडिटार्स हुए, ठीक है, इसको क्रेडिटार्स बोलते हैं, जिसको हमने उधार में माल खरीदा है, क्रेडिट में माल खरीदा है और हमको पेमेंट करना है। तो हमको पेमेंट करना ही हमारी लायबिलिटी है, ठीक है, तो लायबिलिटी साइड में आता है, ठीक है। इवन सपोज बैंक लोन है, ये भी हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पे कैपिटल भी लायबिलिटी है, कैपिटल तो ओनर का होता है, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी कैसे है? तो यहां पे एक चीज मैं ऐड करूंगा कि अकाउंटेंसी केवल कुछ रूल्स पे बेस्ड नहीं है, कुछ प्रिंसिपल्स पे भी बेस्ड है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 में है, ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, जो कि कुछ एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जिसपे अकाउंटेंसी बेस्ड है, ठीक है। तो कैपिटल ये जो है कंसेप्ट है सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैपिटल जो ओनर का पैसा है उसको लायबिलिटी क्यों ट्रीट करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। क्योंकि ये ओनर का पैसा है और बिजनेस में, अकाउंटेंसी में ओनर और बिजनेस को हम लोग सेपरेट एंटिटी मानते हैं, ठीक है। जब भी ओनर पैसा देगा बिजनेस में, हम दिखाएंगे ओनर ने पैसा दिया, और ओनर को जब भी हम पैसा देंगे, ठीक है, उसका जो पर्सनल पैसा विड्रॉ करेगा हमारे बिजनेस से, तो उसको हम दिखाएंगे कि ओनर पैसा ले गया, उसको हम लोग ड्रॉइंग बोलते हैं, ओनर ने पैसा विड्रॉ किया फ्रॉम फर्म, ठीक है। तो वो ओनर एंड बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज 2 डिफरेंट सेपरेट एंटिटीज, ठीक है। देखो बड़ा सिंपल एग्जांपल है, अगर सपोज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसमें हम एंट्री करते हैं केवल जो फर्म का, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके खर्चे केवल एंट्री करते हैं यहाँ पे, और उसी का इनकम यहाँ एंट्री करते हैं। इसमें अगर ओनर के जो पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है, उसके पर्सनल खर्चे, वो चावल दाल आटा, उसके बच्चों का स्कूल का फीस या फिर उसके घर के खर्चे, मैं यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर लें, तो ये क्या होगा, बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है, प्रॉफिटेबिलिटी, वो सही नहीं निकल पाएगा। तो हमें बिजनेस ने प्रॉफिट किया या लॉस किया, तो उसमें हम केवल बिजनेस के इनकम और बिजनेस के एक्सपेंसेस लेते हैं। दैट मीन्स ओनर कोई भी, उसको हम लोग सेपरेट ट्रीट करते हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट ट्रीट करते हैं। ओनर जब भी पैसा देगा फॉर्म में, हम दिखाएंगे ओनर ने पैसा दिया, और ये बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो जो कैपिटल है एट द एंड ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, तो वो कैपिटल ओनर को रिफंड करे, रिटर्न करे, ठीक है। तो बिजनेस के लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। सपोज ये पूरा का पूरा एसेट अगर ओनर लेके आएगा तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। और नहीं, ओनर ने पूरा पैसा नहीं लाया, सपोज ये 40 लाख है, ठीक है, और ये दोनों 60 लाख है, ठीक है। ओनर का पैसा 40 है, बाकी ये एसेट्स तो अपने से आया नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बैंक से लोन लिया और कुछ क्रेडिटार्स से जो कि 60 लाख। देखिए डबल एंट्री सिस्टम में यही है कि हर एक ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट्स होगा, इसलिए हमेशा जब भी ये होगा ना, ये इक्वल होता है। इक्वल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अगर 100 लाख लेके आया, या तो वो पूरा का पूरा ओनर कैपिटल लेके आया 100 लाख, अगर वो लेके नहीं आया, सपोज वो 40 लाख केवल लेके आया, तो बैलेंस 60 लाख जो होगा, ये जो बैलेंस 60 लाख है यहाँ पे, वो या तो क्रेडिटार्स के जो पैसे हमने नहीं पे किए, या फिर जो बैंक से लोन लिया है वो पैसे हैं जो हम लोगों को पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता लगेगा, जब हम लोग कंपेयर करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, ठीक है। इसी में मैं एक और एग्जांपल ऐड करता हूं, ठीक है। ये हो गया ए, सेकंड में ये हो गया 60 और ये हो गया 40, ठीक है। तो एसेट्स हमारा 100 है, 100 लाख पहला सिचुएशन में ए, ठीक है, जिसमें कैपिटल 40 है और क्रेडिटार्स और बैंक लोन 60 है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन में कैपिटल 60 है और ये जो लायबिलिटी, जो क्रेडिटार्स और बैंक लोन है वो 40 है,
तो ये किसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, ए का या बी का? एसेट्स 100 लाख है, ठीक है, यहां पे कैपिटल 40 है, यहां पे 60 है, तो किसका पोजीशन अच्छा हुआ? तो यहां पे जाहिर सी बात है बी का अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो ओनर्स फंड है, ओनर्स कैपिटल है, वो 60 है, और जो बाहरी लायबिलिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड लायबिलिटी, वो 40 है, ठीक है। तो हम लोग ये जो बैलेंस शीट है इसने क्या बताया? ये बताता है नेट वर्थ ऑफ द फर्म, ठीक है। नेट वर्थ क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। यानी 100 लाख में से फर्म को कितना पे करना है? इस केस में सिर्फ 40 लाख, ठीक है, बाकी तो ओनर का खुद का पैसा है उसमें 60 का, ठीक है। इस केस में 100 लाख में से बाहर वालों का कितना पैसा है, ठीक है, जो हमको देना है 60 लाख, ठीक है, यहां पे 40 लाख कम देना है, ठीक है, और यहां पे कैपिटल कम है, कैपिटल यहां पे ज्यादा है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन किसका अच्छा हुआ? वो अच्छा हुआ बी का। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटसाइड लायबिलिटीज है वो 40 लाख से कम है, ठीक है। तो बैलेंस शीट क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, ठीक है। तो अकाउंट्स क्या बताता है? अकाउंट्स बताता है रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? वो बताता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, फर्म ने प्रॉफिट किया या लॉस किया। सेकेंड में वो बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं जिससे पता लगता है फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मतलब फर्म का अगर एसेट्स अच्छा है, बाहर की लायबिलिटी अगर कम है, तो फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, यानी वो फर्म का बिजनेस पोजीशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी पहले इसमें क्या बताया? रिजल्ट्स, ठीक है। और क्या बताता है? अकाउंट्स बताता है रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स, ठीक है। इसको भी समझते हैं हम लोग। पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि इंटरेस्टेड यूजर्स कौन होते हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गया जिसमें मुझे कोई मतलब नहीं था, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। इंटरेस्टेड कौन लोग होते हैं? जो उस फर्म में काम कर रहे होते हैं, या उसका बिजनेस है, या उस बिजनेस से उसका कुछ टर्म्स है, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल। तो इंटरेस्टेड यूजर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो है इंटरनल यूजर, दूसरा है एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। जो अकाउंट्स कुछ इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कई लोगों को, और जो लोग उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग डिसीजन मेकिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, अकाउंट्स वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहां पे इंटरेस्टेड यूजर्स हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, इंटरनल यूजर्स एज वेल एज दूसरा जो है वो एक्सटर्नल यूजर्स में, ठीक है। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कंपनी में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। कौन है वो लोग? जैसे ओनर, ठीक है, ये इंटरनल यूजर हो गए। ओनर सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन चाहिए और सबसे ज्यादा जो टेंशन है बिजनेस का, वो किसको है? वो बिजनेस जो ओनर है, ठीक है, उसको है, ठीक है। उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सेल हुआ, कितना स्टॉक पड़ा है, कितने हमारे डेटास हैं, यानी कितने पैसे बाकी है लोगों से लेना, और कितना पैसे बाकी है हमको देना, क्रेडिटार्स, कितना बैंक बैलेंस है, तो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट्स रिजल्ट बताता है, साथ साथ क्या करता है? वो सारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, प्रोवाइड करता है। किसको? वो इंटरेस्टेड यूजर्स को। मतलब वो जो इंफॉर्मेशन लेगा उसको यूज करेगा फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ओनर सबसे पहले उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सेल हुआ, ठीक है, कितना बैंक में बैलेंस है, कितना कैश बैलेंस है, कितना डेटास है, कितना क्रेडिटास है, ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। तो अकाउंट्स वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्शन को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सपोज मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं और हमारा जो बिजनेस फर्म है ये 5 आइटम बनाते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। और आज मैं आया ऑफिस में, ठीक है, और मैंने बोला कि आज हम लोग ये बनाएंगे सी,
ठीक है। तो क्या मैं अपनी मर्जी से बना सकता हूं ये? जी नहीं। ठीक है, मैं अपनी मर्जी से अगर चाहूं कि मैं सी बनाऊंगा आज, और सी बना दिया मैंने, तो क्या हुआ, सी का तो एक डिमांड नहीं था मार्केट में, ठीक है, दूसरा उसका स्टॉक भरा पड़ा था। मार्केट में डिमांड है भी ए और बी का, तो हम लोग ए और बी नहीं बना के सी बनाएंगे, तो सोचो कितना बड़ा लॉस होगा फर्म को। तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि भैया मैं कौन सा प्रोडक्शन करूं, मैं ए बनाऊं, बी बनाऊं, सी बनाऊं, कौन सा प्रोडक्शन, कौन सा आइटम मैं प्रोड्यूस करूं। तो मुझे इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा अकाउंट से। अकाउंट्स वो सारा डिटेल मेंटेन करता है, ठीक है, कितना स्टॉक है, कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक है, कितना फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक है, ठीक है, कितने वो क्या बोलते हैं ऑर्डर्स हैं, कहां कहां से ऑर्डर्स हैं, ठीक है, हमको कहां सेल हुआ, कितना सेल बाकी है, ठीक है, कितना। तो प्रोडक्शन को भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो कौन सा आइटम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अकाउंट्स वो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन को भी, ठीक है। उसी तरीके से सेल्स, ठीक है, सेल्स को, ठीक है, सेल्स के बाद में इवन जो परचेज में है, इवन एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, ये सब इंटरनल यूजर हैं जो फॉर्म में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग डिसीजन, ठीक है। ओनर को चाहिए, प्रोडक्शन वाले को चाहिए, सिमिलरली सेल्स वाले को भी चाहिए, ठीक है। मैं अपने मर्जी से किसी से भी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे मालूम होना चाहिए मेरे जो बिजनेस, मेरे जो फैक्ट्री है उसमें कितना कितना स्टॉक पड़ा है, ठीक है। सपोज ए बी सी डी ई, ये हम लोग 5 आइटम बनाते हैं। गुप्ता जी ने फोन किया कि जितेंद्र यार तुम मेरे को ये 4 गाड़ी चाहिए, ये 2 गाड़ी चाहिए और ये 3 गाड़ी चाहिए, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा सर आप चिंता नहीं करो, मैं डिस्पैच कर देता हूं आज, ठीक है, कल आपको मिल जाएगा। तो मैंने जब हमारे फैक्ट्री में हमने बोला कि भैया ये गुप्ता जी का ऑर्डर है, ये 4 ट्रक है, ये 2 ट्रक है, ये 3 ट्रक, भेज देना फटाफट, ठीक है। तो वहां से मुझे जवाब मिला कि सर जी ये तो मेरे पास 2 गाड़ी है, ये तो है ही नहीं, और ये 1 गाड़ी है। तब सोचो गुप्ता जी को मैं ये जो मैंने कमिट किया था वो मैं डिस्पैच नहीं करूंगा, तो गुप्ता जी क्या खुश हो जाएंगे? हो सकता है नेक्स्ट टाइम मुझे ऑर्डर भी नहीं दें। उस हिसाब से गुप्ता साहब तो हम लोगों को ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे और हमारा बिजनेस चला जाएगा। नेक्स्ट, और भी बहुत लोग हैं जो बिजनेस फर्म में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी इंटरेस्टेड है, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और अकाउंट्स वो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उनको। तो वो लोग हो गए एक्सटर्नल यूजर्स। कौन है एक्सटर्नल यूजर्स? पहला तो है गवर्नमेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन चाहिए। गवर्नमेंट को हम लोग जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को सबमिट करते हैं, और साल में जितना प्रॉफिट हुआ एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग टैक्स पे करते हैं। तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है, फॉर्म अच्छा चलेगा तो गवर्नमेंट को अच्छा टैक्स मिलेगा, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। ये जो हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। और कौन इंटरेस्टेड है? क्रेडिटार्स। क्रेडिटार्स कौन लोग हैं? जिनसे हमने क्रेडिट में माल खरीदा है, उधार में हमने उनसे परचेज किया और हमको पेमेंट करना है, ठीक है। तो क्रेडिटार्स भी इंटरेस्टेड है। क्रेडिटार्स अगर उनको मालूम होगा कि हम लोगों का बिजनेस फर्म का पोजीशन अच्छा है तो वो और क्रेडिट देंगे। लेकिन अगर जहां क्रेडिटार्स को ये इंफॉर्मेशन है कि फर्म का पोजीशन अच्छा नहीं है, सेल अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उस केस में और भी हमको वो एडिशनल क्रेडिट नहीं देंगे। तो वो भी इंटरेस्टेड है, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, उसी के बेसिस में वो डिसीजन लेते हैं कि हमारे फर्म को फर्दर वो माल देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तीसरा है ये बैंक, ठीक है। तो बैंक भी एक्सटर्नल यूजर है, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया है, ठीक है। बैंक किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जिसको लोन दिया है, आप देखेंगे हर महीने वो बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है फैक्ट्री में वो लोग पहुंचे होते हैं, ये देखने के लिए कि उनका प्रोडक्शन हो रहा होता है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सेल्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टॉक कितना है, ठीक है। तो वो लोग जब ये निश्चिंत हो जाता है कि फैक्ट्री का पोजीशन अच्छा है, तो वो लोग सिक्योर हो जाते हैं कि उनका जो वो लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि उनके जो लोन दिया है वो सिक्योर्ड है, सेफ है, ठीक है। तो उनको भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को बिजनेस फर्म को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना होता है, जैसे स्टॉक पोजीशन क्या है, कितना सेल हो गया, और इवन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, वो भी हम लोगों को सबमिट करना पड़ता है। तो ये सारा काम कौन करता है? अकाउंट्स। तो ये जो इंट्रोडक्शन था बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए
खास करके जो हम लोग अभी कॉमर्स लिए हैं फर्स्ट टाइम, अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स का क्या रोल है बेसिकली, वो हमने देखा। तो इस डेफिनेशन से हम लोग ने समझा होगा कि कितना एक यूजफुल डिपार्टमेंट है अकाउंट्स किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि केवल जो ट्रांजैक्शन हो गए उसको केवल बुक्स में एंट्री ही नहीं करता है, बल्कि उस जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे साल का रिजल्ट बताता है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। साथ साथ में वो जो रिक्वायर्ड यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है इंटरेस्टेड यूजर्स को, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग डिसीजंस। तो आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बेसिकली अब ये देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, इस हमारे अकाउंटेंसी का ये जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस डेफिनेशन से क्लियर होगा, उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पहला तो क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये क्योंकि हमने डेफिनेशन बड़े डिटेल में समझा है, तो ये दोबारा रिपीट करने का जरूरत नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि अकाउंट्स का काम क्या है, कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं, परचेज, सेल, जो हम लोग रेंट पे कर रहे होते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा पे कर रहे होते हैं, या सेल से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस पे कर रहे होते हैं, ठीक है, जो इनकम हो रहा होता है, पेमेंट कर रहे होते हैं, वो सब ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो पहला जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और सेकंड जो है वो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो सेकंड जो मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है वो ये कैलकुलेट करता है, बताता है पूरे साल में कि हमने प्रॉफिट किया या लॉस किया, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के एक साइड में इनकम, एक साइड में एक्सपेंसेस। इनकम ज्यादा हुआ एक्सपेंस से तो प्रॉफिट हुआ, एक्सपेंस ज्यादा हुआ इनकम से तो लॉस हुआ, ठीक है। तो ये सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट्स किस लिए किया जाता है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा है डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन डिपिक्ट करता है, नहीं बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन भी हमने कैसे बताता है, थ्रू बैलेंस शीट, ठीक है। ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के, ठीक है, और ये बैलेंस शीट जो कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है। ये हम लोग कैसे पता लगता है, जब हम कंपेयर करते हैं एसेट्स को लायबिलिटीज के अगेंस्ट में, ठीक है। लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज कम है तो हम लोगों का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है। ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में जानते हैं हम, ठीक है। और लास्ट जो है इंफॉर्मेशन और जो लास्ट इनका जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स करने का जो ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है, कि ये जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, यूजफुल इंफॉर्मेशन है, प्रोवाइड करता है टू द इंटरेस्टेड यूजर्स, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ने आज इस क्लास में अकाउंट्स के बारे में, जो उसका बेसिक क्या है, डेफिनेशन क्या है, अकाउंट्स क्या है, कौन अकाउंट्स मेंटेन करता है, हम लोग सभी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ये हम लोग ने देखा। और यहाँ पे इस चैप्टर में आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसके आगे वाले जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा वो उसमें हम लोग कवर करेंगे जर्नल एंट्री, कैसे जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कैसे जो ट्रांजेक्शंस हैं उसको बुक्स में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। होपफुली ये
आप लोगों को ये समझ में आया होगा अकाउंटेंसी और उसका क्या डेफिनेशन है, क्या रोल है, क्या पर्पस है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा और ये क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।